एक आवाज़ जो उठी सी जुल्म के खिलाफ, वो आवाज़ सी रामचंद्र छत्रपति ते पूरा सच दुनिया के सामने लियाउण लई उस आवाज़ नूं हमेशा दे लई दबा दिता गया। 2002 विच डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई सी जो अज तक चल रही है। इंसाफ लई गुहार अज तक लग रही है ते अज फिर उस आवाज़ नूं बुलंद करन लई पत्रकारां राहीं अपनी आवाज़ लोकां तक पहुंचाउण लई अगे आए रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति। चंडीगढ़ विच एक प्रेस वार्ता राहीं की कहा अंशुल छत्रपति ने, सुनो उन्हां दी हट बीती उन्हां दी जुबानी। अकेले डेरा के साथ मतलब कोई उनकी रंजिश नहीं थी पर्सनल। वो चाह रहे थे कि अगर चिट्ठी के अंदर जो सच्चाई है उस मतलब अगर वो सच्चाई है तो उसको डेरा सच्चा सौदा को, डेरा प्रमुख को एक्सपोज किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब इस चीज़ को वो चैलेंज के तौर पर ले रहे थे कि इसको एक्सपोज करना है तो करना है, और इसी चैलेंज को के चलते मतलब उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हमने भी स्टेटमेंट दी, हमारे फादर ने भी दी। एफआईआर के बावजूद पुलिस डेरा के अंदर एक दिन भी दाखिल नहीं हुई। तो माजरा क्या है? डेरा हेड को, जिसको हम मेन कल्प्रिट मान रहे हैं, मेन एक्यूज बनाने की बात कर रहे हैं, उसको पुलिस ने एक बार भी इंटेरोगेट नहीं किया। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि पुलिस शेल्टर कर रही है, शील्ड कर रही है इसको, और पुलिस का इसमें इतना मतलब कसूर नहीं होता इन चीज़ों में, क्योंकि जब पूरा का पूरा मतलब एक शासन प्रशासन जो है वो इस बात पे खड़ा हो कि इस व्यक्ति को शेल्टर करना है, तो तब नीचे पुलिस का लेवल जो है वो मतलब बहुत नीचे रह जाता है, उनके बस का नहीं होता शायद। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, जब न्यूज़ डेरा का न्यूज़ क्या पब्लिश किया, मतलब इनका एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया। तो जब बात की गई उनसे कि आप मतलब आपने बाइकाट जो है तोड़ा है, तो उनका ये कहना था कि मैं तो मतलब एक नौकर हूँ, एक कारिंदा हूँ, मुझे जैसे ऊपर से आदेश होंगे मैंने तो नौकरी करनी है, मेरे बस का नहीं है। एडिटर या मालिक जो है, हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स की एक लिमिट होती है, कुछ हमारी मजबूरियां होती हैं कि हमें मालिक या एडिटर जो आदेश करते हैं हमें वो फॉलो करना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि अगर फैसला इसके हक में होता तो शायद लोगों के मन में विश्वास डगमगाता कि नहीं, न्याय नहीं है। आपने जो पार्टीज़ के बारे में पूछी, तो आप 25 तारीख से लगातार मुझे अगर फॉलो करें तो आप देख लेंगे कि मैं ना किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हूँ, ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ना किसी पार्टी का नाम लेने से हिचकिचा रहा हूँ। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कि लोग, भोले भाले लोगों को टूल की तरह इस्तेमाल करो, भोले भाले लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उनकी वोटों को का सौदा करो। तो ये जो सौदेबाजी चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज और डेरा सच्चा सौदा के अंदर, ये पहली बार नहीं हुई, बहुत लंबे समय से चल रही थी। 2002 में भी यही हुई, 2005 में भी यह सौदेबाजी हुई, आगे भी आज तक चल रही है। अब बीजेपी के साथ सौदेबाजी हुई तो बीजेपी लगातार वहां जाकर बिछी हुई थी। इस दौरान चंडीगढ़ के पत्रकारां ने 25 अगस्त 2017 का अखी देखिया साका अपने मुंहों बयान किया। किसी ने इसनूं काला दिवस दस्सिया ते किसी ने पत्रकारी दे 10-15 साल का पहला अजिहा तजुर्बा, किसी ने इसनूं सिस्टम का फेलर दस्सिया ते किसी ने इसनूं हरियाणा पुलिस की लापरवाही। The moment mob started running towards us, we started running and I crossed the gatekeeper building थी, हमने gate cross किया, और gate cross करते ही first thought that came to our mind was, at least my mind was, we are here as a journalist, you know, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर अगर देख नहीं पाए कि हुआ क्या है, you have to be there. When you go back, you have to find a story. And if you just run and you don't see anything, what will you find? So I stood there. But the situation went worse when I started the forces running also. I mean, the forces were running behind us.
जैसे जैसे मौत हमारे पास आ रही थी, the forces were also running, and I was like, what is this happening? You know, the police is supposed to be guarding us. We were there behind, but it was not the case. तो मेरे देखते देखते उस लेडी ने 2 लीटर की टाइप की इतनी बड़ी बॉटल थी, she threw it inside my car and then they torched it. और वो ऐसा inflammable material था कि within a fraction of a second my whole car went in flames. तो वो जो स्किनी यूथ था पतला सा, वो अपने हाथ पे कपड़ा बांध के उसको जला के मेरे पीछे भागा, कहता है कि तू पत्रकार है तो आज तेरी गाड़ी जलाई, तुझे भी जलाते हैं. And I don't know how my mind went blank at that time, and even I charged to, it was in my mind कि I'll kill you. पर वो पैरामिलिट्री फोर्स वाले ने मेरी बाएं पकड़ के उसने मुझे रोका और कहा, सरदार की मरना है क्या? मैंने कहा मरना नहीं, मारना है. ये बंदूक उठा गोली चला. And he replied to me, he said कि ऑर्डर नहीं है. और उस वक्त मेरा मन ये किया कि इसकी गन छीन के मैं गोली मारूं. ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਭੀੜ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਧਿਆਤਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਤਮ. ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਧੰਨਵਾਦ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਡਰ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਤਰਪਤੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਕੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।